हमारा एक ही बेहद शानदार पैनल है और बहुत समय मैं अपनी बातों में नहीं लेकर उन्हीं से सुनना चाहूँगी। केवल एक शुरुआती इस विषय को लेकर अपनी बात स्पष्ट कर दूं। आज़ादी और आबादी से, आधी आबादी से हमारा जो कहना था वो ये कि आज़ादी जब मिली तो क्या वो सबको बराबर से आज़ादी मिली? क्या स्त्रियों को आज़ादी मिली? क्या आदिवासी स्त्रियों को आज़ादी मिली? क्या दलित स्त्री को आज़ादी मिली? क्या ये आज़ादी सबके लिए वैसी ही थी जैसी कि वो कहा गया कि ये सबको बराबरी देगी, कोई कास्ट का सवाल नहीं रहेगा, कोई धर्म का भेदभाव नहीं होगा, कोई जेंडर का भेदभाव नहीं होगा? लेकिन जब समय बीता तो हमने देखा कि ये वो शहर तो नहीं हमें जिसका इंतज़ार था, ये वो समय तो नहीं है। पहला झटका जो लगता है आज़ादी के आंदोलन में, जिस तरह से स्त्रियां बढ़ चढ़कर सामने आई थीं, लाठियां खा रही थीं, छोटे छोटे हीरो अपने मोहल्ले में बन गए थे, जो चरखा चलाने के अभियान को आगे बढ़ा रही थीं, जो शराबबंदी के आंदोलनों में थीं, जो जेल जा रही थीं, जो सत्याग्रह के लिए अड़ी हुई थीं, ऐसी तमाम स्त्रियां थीं जो एक बड़ी आबादी उनकी सड़कों पर पहुंची थी। लेकिन बहुत अजीब ये घटना होती है कि आज़ादी मिलने के बाद वो सब घरों की ओर लौट जाती हैं। और ये हम बार बार जितने भी आंदोलन होते हैं छोटे छोटे उनमें देखते हैं। तिभागा का जो आंदोलन है, उसके बाद जिस तरह के आंदोलन, शराबबंदी वाले आंदोलन हुए, तो ये बार बार लगता है कि जब आंदोलन में स्त्रियों को सामने लाया जाता है तो वो बढ़ चढ़ कर भाग लेती हैं, लेकिन जब वो आंदोलन खत्म हो जाते हैं तो वो वापस घरों की जिम्मेदारियों की ओर लौट जाती हैं। तो ये क्या हो रहा था स्त्रियों के साथ कि आंदोलनों में उनकी भागीदारी तो थी, लेकिन सिर्फ आंदोलनों में भागीदारी से सत्ता में उनकी भागीदारी तय नहीं हो रही थी, वो वहां नहीं पहुंच रही थी। और आज़ादी के बाद का समय 47 से लेके लगभग 70 तक, जब प्रोग्रेसिव विमेन ऑर्गेनाइजेशन 70 में बनती है, तब तक एक चुप्पी का सा माहौल दिखाई देता है जिसमें कोई बहुत हलचल नहीं है, कोई आंदोलन बड़ा नहीं होता, कोई सवाल। इसका क्या ये मतलब था कि कोई सवाल था ही नहीं, स्त्री मुद्दे थे ही नहीं, कोई अधिकारों की लड़ाई थी ही नहीं, सब कुछ बराबरी से मिला हुआ था? लेकिन 70 के बाद का समय ये बताता है कि कैसे दहेज के लिए, कानून के लिए लड़ाई होती है, कैसे बलात्कार कानून में बदलाव के लिए जंग होती है। एक एक अधिकार आज़ादी के बाद भी औरतों ने संघर्ष करके हासिल किए। और ये संघर्ष ऐसा नहीं कि 4, 5, 10 सालों में ख़त्म हो गए। अभी 2013 तक हम वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ कानून बनाने के लिए लड़ रहे थे। अभी 2013 में ही एक बलात्कार के संशोधन का कानून आया। 2005 में घरेलू उत्पीड़न को माना गया कि एक समस्या है और कानून आया। तो स्त्रियों का जो ये संघर्ष था, एक लंबा संघर्ष आज़ादी के बाद भी आज़ादी के लिए चलता रहा। और इसमें, इसी के भीतर हम एक और परत देखते हैं, जो परत हमको दिखाई देती है, जैसे अभी पिछले सेशन में जाति की बात हो रही थी लगातार, लेकिन स्त्रियों की दिक्कत यह है कि स्त्रियां केवल एक बायोलॉजिकल ट्रुथ नहीं है, केवल एक जैविक सच्चाई नहीं है कि ये फीमेल है, वो एक सामाजिक सच्चाई है। और जितने भी सामाजिक विभेद हैं, जाति को मिला के, कास्ट हो, क्लास हो, वर्ग का सवाल जो हम अक्सर भूल जाते हैं, इसके अलावा जो रीजनलिटी का सवाल है, क्षेत्रीयता का सवाल है, जो कश्मीर की औरत है, जो नॉर्थ ईस्ट की औरत है, जो जैसे जगमती जी जहाँ लड़ रही थी उन खाप पंचायतों का सवाल है, वहाँ केवल जाति नहीं, जाति के साथ साथ बहुत सारी और समस्याएं हैं जो इंटरलेयर्ड है स्त्रियों के साथ। तो ये एक ऐसा जटिल प्रश्न बनकर हमारे सामने आया। स्त्रीवाद ने भी देखा, फेमिनिज्म ने भी देखा कि हम अब तक केवल एक मध्यवर्गीय स्त्री की बात कर रहे थे जो सवर्ण है। हम ये भूल गए थे कि इसमें न जाने कितने सारे इंटरसेक्शंस हैं। एक दलित स्त्री है जिसकी आवाज़ नहीं सुनी गई, एक आदिवासी स्त्री है जिसकी समस्याओं पर हमने अभी तक ध्यान नहीं दिया, जिसका शोषण अलग किस्म का शोषण है। इसी तरह से और बहुत सारे पहलू जो हमारी बातचीत में निकल कर सामने आएंगे। तो मैं ओपनिंग रिमार्क के तौर पे आप सबसे 10-10 मिनट में ये बात पूछना चाहूँगी कि आज़ादी के बाद के जो महिलाओं के संघर्ष रहे, उन्हें आपने कैसे देखा और आपके क्या अनुभव रहे? अच्छा, शुभा जी। महिलाओं के संघर्ष जो है या उनके आंदोलन बहुत मुश्किल से, बहुत लंबे समय में असल में सामने आ सके। हुआ ये कि आज़ादी के बाद जो, जैसे हिंदू कोड बिल जो था वो पास हुआ था, तो आप समझिए कि हमारे राष्ट्रपति थे उस समय, जो उनसे लेकर और फिर वहाँ पे संसद के अंदर भी जो भी, मतलब खुद नेहरू अपने उसके अंदर भी अकेले पड़ जाते थे।
तो बड़ा भयंकर संघर्ष था ये कि हिंदू कोड बिल पास हो सके। और हम जानते हैं अम्बेडकर ने भी जिस तरीके का इसमें किया, लेकिन नेहरू बीच में थे जो दोनों पक्षों के बीच में किसी तरीके से जगह निकाल रहे थे, और टुकड़ों में बड़ी मुश्किल से हिंदू कोड बिल जो है वो पास हो सका। वो डिबेट्स सारी ऑन रिकॉर्ड हैं, आप देख सकते हैं कभी भी। अगर हम कहें कि ईमानदारी से सिर्फ यही दो लोग थे जो चाह रहे थे हिंदू कोड बिल पास हो, नेहरू और अंबेडकर, तो मुझे लगता नहीं अतिशयोक्ति है। हाँ नहीं, मैं टेक्निकली ये बात ठीक भी ना हो कि दो ही लोग हों, और भी बहुत से लोग समर्थन कर रहे थे। जैसे उसके अंदर कई तरीके के वामपंथी भी थे जो समर्थन कर रहे थे इसका, और भी लोग थे। लेकिन क्योंकि नेहरू जो है समय की उसके ऊपर थे, एक जिम्मेदारी पे थे, और अंबेडकर जो हैं वो भी क्योंकि संविधान के को बनाने में उनका एक विशेष जगह थी, तो ये इन दो का योगदान इस तरीके से हम मानते हैं। और यानी बिल्कुल आज़ाद होने के तुरंत बाद ही हिंदुस्तान के अंदर महिलाओं के अधिकार उन्हें ना देने के लिए हमारे जो बहुत सारे चुने हुए प्रतिनिधि थे वो तत्पर थे कि इनको ना मिले। और ख़ुद मतलब उस समय मालवीय जी या राजेंद्र प्रसाद जी या बहुत सारे लोग थे जो नहीं चाहते थे कि ये बने। यानी तो आप समझिए कि आज़ादी चाहिए, डेमोक्रेसी चाहिए, लेकिन औरतों के लिए नहीं चाहिए। इस मानसिकता के लोग बाकायदा खूब सारे हमारे नेतृत्व में मौजूद थे उसी समय। यहाँ से बात शुरू हुई। उसके बाद में जो क्योंकि दूसरी लॉबी थी, उदारवादी लोग थे या परिवर्तन के पक्षधर लोग थे, तो ये बात जब आगे चली तो 66 में जो है वीमेन स्टेटस कमेटी जो है उसकी एक रिपोर्ट आई जिसका गठन सरकार ने किया था, और वो वीणा मजूमदार के उसमें 16 राज्यों के अंदर उन्होंने जब हिंदुस्तान में सर्वेक्षण किया तो पाया स्त्रियों को की हालत जितना हम समझ रहे थे उसके मुकाबले बहुत ज़्यादा ख़राब है। शिक्षा में भी और रोज़गार में भी, स्वास्थ्य में भी, और हर चीज़ के अंदर उनकी स्थिति बहुत ख़राब है। उसके बाद फिर जो है ये राष्ट्रीय साक्षरता मिशन बनने की बात या लिटरेसी के लिए या बहुत सी चीज़ें के प्रावधान हुए। पहली बार ये चीज़ सामने आई कि मातृत्व लाभ मिलना चाहिए औरतों को, काम के लिए बराबरी का वेतन मिलना चाहिए, समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, ये सब बातें आई। मैं बहुत संक्षेप में क्योंकि टाइम कम है इसलिए मैं जल्दी आगे जा रही हूँ। तो ये जो वक्त है, आप ये देखिए, इसको आर्टिकुलेट करने में, इसको एस्टेब्लिश करने में बहुत समय लग गया कि भाई औरतों को जो है कुछ उनको देखना पड़ेगा, उनके हालात अच्छे नहीं हैं। उसके बाद जब ये मान लिया गया तो जो है आप ये देखिए 72 से शुरू हुआ था ये मामला जो आगे तक चला। मथुरा केस आया रेप के ऊपर, जिसके अंदर एक दलित लड़की को जो है ये कहकर न्याय देने से वंचित किया गया था, कस्टडी रेप हुआ था उसके साथ में, कि भाई इसके तो पहले से किसी के साथ में मतलब संबंध थे, जो जिसके साथ में उसका शादी होने वाली थी, जो भी है उनके पहले से शारीरिक संबंध थे, और ये मतलब इसलिए जो है रेप भी उसके साथ में, रेप मतलब कोई अपराध नहीं है। तो आप ये देखिए कहाँ से शुरू किया है, मतलब पूरी आज़ादी की लड़ाई, स्वतंत्रता संग्राम, उसके अंदर कैसी कैसी महिलाएं, क्या क्या विमर्श हैं राष्ट्रीय आंदोलन के। आप देखिए उसमें बहुत तरह की महिलाएं हैं, उसमें क्रांतिकारी महिलाएं भी हैं, उसमें वामपंथी महिलाएं हैं, उसके अंदर जो है वो जो सत्याग्रह करने वाली सब तरीके की महिलाएं, सब मिलके भी लड़ती हैं। इसके बावजूद ये स्थिति थी कि रेप को रेप की तरह से देखने में समस्या थी आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर, और कितना ज़बरदस्त वो केस जो है वो लड़ा गया, और वहाँ से फिर लड़ाई शुरू होती है। उसके बाद दहेज वाला केस, आपको मतलब आप देखिए, हमने 85 के बाद जो है ये सती के ऊपर दोबारा कानून बनाना पड़ता है। आज़ाद हिंदुस्तान में जो है बाबरी मस्जिद तो ही नहीं तोड़ी जाती है, एक 18 साल की पढ़ी लिखी लड़की को जिंदा जलाया जाता है पति के साथ में, और पूरे प्रचार के साथ में भारतीय संस्कृति की का गौरव है, ये राजपूतों की शान है, हिंदुओं की शान है, हिंदू संस्कृति इस सब की शान है, इसके साथ में पूरा प्रचार करके। और कोर्ट में गई महिलाएं, और जो महिलाएं कोर्ट में गई कि भाई चुंदड़ी की रस्म ना हो वहाँ पे, क्योंकि चुंदड़ी की रस्म होने के बाद वहाँ सती मंदिर फिर से बन जाएगा, उन महिलाओं को अंडरग्राउंड होना पड़ा, क्योंकि कोर्ट के स्टे के बावजूद
1.5 लाख लोग जो है चुंदड़ी की रस्म के लिए इकट्ठे हो गए। उसके बाद फिर वहाँ भंवरी बाई का केस है, मतलब जिसमें बलात्कारियों को सम्मानित किया जाता है बाद में, और उच्चतम न्यायालय में कहा जाता है कि भंवरी बाई झूठ बोलती है, और 5 लोगों ने सामूहिक रेप किया था क्योंकि वो नीची जाति की महिला थी। तो ये सब चीज़ें हैं। और क्यों हुआ था भंवरी बाई के साथ रेप? क्योंकि उसने एक बाल विवाह को रिपोर्ट कर दिया था। आप इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए कि आज़ाद भारत के अंदर 80 के दशक में बाल विवाह की रिपोर्ट करने की वजह से एक महिला के साथ में 5 लोग जो हैं सवर्ण लोग वो बलात्कार करते हैं उसके पति के सामने भंवरी बाई को, और उसके पति को जो है पेड़ से बांध देते हैं, भंवरी बाई के साथ रेप करते हैं और उसको न्याय नहीं मिलता है। तो आज़ाद भारत की स्थिति ये रही। औरतों ने कदम कदम पे जो है मतलब दांतों से पसीना लाने वाला संघर्ष जो है वो किया है। उसके बाद में आप देखिए फिर दहेज, अब शिशु हत्या पहले होती थी, भ्रूण हत्या, मतलब नई टेक्नोलॉजी। आज़ादी के वर्षों में आप देखेंगे कि नई टेक्नोलॉजी ने महिलाओं के उत्पीड़न और शोषण के तरीकों को और भी बारीक और भी सुसभ्य बना दिया, और जो महिलाओं के अधिकारों के विरोधी थे उन लोगों को, उसमें स्त्री भी शामिल है पुरुष भी शामिल है विरोधियों में भी, उन्होंने जो है बाकायदा ये तर्क दिया कि ये डेमोक्रेटिक चॉइस का मसला है कि कोई औरत जो है वो लड़का पैदा करना चाहती है या लड़की पैदा करना चाहती है। यानी स्त्री भ्रूण हत्या के लिए चुनकर लड़की के भ्रूण की हत्या करने को जो है उन्होंने उचित ठहराया। तो उन सब से एक स्ट्रगल हुआ। तो जब मैं ये कहना चाहती हूँ, कानूनी संघर्ष, वैचारिक संघर्ष, आंदोलन वाला संघर्ष, राजनीतिक संघर्ष, ये तमाम संघर्ष जो हैं आज़ादी के बाद के वर्षों में औरतें लगातार लड़ रही हैं। और मैं आपको कुछ बता नहीं पा रही क्योंकि ये हिस्ट्री बहुत सघन है। राष्ट्रीय आंदोलन की लड़ाई जो थी उसके मुकाबले इस समय ये बहुत ज़्यादा सघन है, क्योंकि इसके अंदर महिलाओं ने राष्ट्रवाद के चोगे में जो महिलाओं के बहुत सारे अधिकारों को छुपा लिया जाता है उसको महिलाओं ने छोड़ दिया। महिलाओं के अधिकारों के ऊपर कंसंट्रेट किया और फोकस किया, और इसके अंदर बहुत बड़े संयुक्त मोर्चे बने, बड़े संयुक्त मोर्चे बने इसके अंदर। और 9 राष्ट्रीय स्तर के जो महिला संगठन थे उन्होंने लगातार जो है कानूनी, सामाजिक और राजनीतिक लड़ाइयाँ महिलाओं के लिए लड़ी। और इसके अंदर आप ये देखिए अभी भी ये हमारी स्थिति है इस समय कि महिलाओं के खरीद फरोख्त का एक स्वतंत्र धंधा हिंदुस्तान के अंदर ज़बरदस्त ढंग से चलता है। उनके बाकायदा नेशनल लेवल पे पूरी जगहों पे दलाल हैं और वो उन्हें ख़रीदा और बेचा जाता है। इस समय जो है आप मिलों के अंदर आप देखिए, महाराष्ट्र के एक मिल का उदाहरण है कि महिलाओं के गर्भाशय निकलवा दिए गए क्यों, ताकि उनको माहवारी ना हो और उनसे ज़्यादा काम लिया जा सके। और सैरोगेसी का एक मामला है, हालांकि उसके ऊपर बहुत डिबेट हो सकती हैं, लेकिन जाहिर है गरीब औरतें उसके अंदर एक वो उसका मसला है। तो समान काम के लिए समान वेतन नहीं मिल रहा है इस समय स्त्रियों की सुरक्षा की कोई हालत नहीं है। बलात्कारियों को जब एक तरीके से राज्य जो है वो सम्मानित कर रहा है और बाकायदा जो है बलात्कार को राष्ट्रवाद का हिस्सा बना लिया गया है, तिरंगे लेके जो है बलात्कारियों के पक्ष में चुने हुए प्रतिनिधि जो हैं वो जुलूस निकालते हैं, जो कठुआ रेप केस के अंदर जिस तरीके से चीज़ सामने आई, और भी बहुत सी जगह आई ये चीज़ें सामने। हाथरस केस के अंदर आपने देखा कि जब पहले किस तरीके से उसको रात को जला दिया गया उस शरीर को, लेकिन उसके बाद क्या किया गया, गांव के अंदर उस परिवार को बिल्कुल आइसोलेट कर दिया गया, उनसे कोई नहीं मिल सकता था। लेकिन वहीं पे जो दूसरे गांव थे, ठाकुरों की पंचायतें हुई, यानी जो अत्याचारी थे उनका कंसोलिडेशन किया गया उस कास्ट का, उस रेप के ऊपर। और जो हिंदुस्तान की राजनीति थी, ये बहुत अच्छी बात है इस दौर की कि उसके अंदर पहली बार ऐसा हुआ कि राजधानी से लेके गांव तक जितने सड़क के ऊपर संघर्ष हो रहा है सीधे, और लीडर्स, राजनीतिक पार्टियों के लीडर्स भी वहाँ पे मौजूद हैं, शामिल होते हैं कई जगह। आपको मालूम है कि इससे पहले ऐसा जहाँ हुई है हत्या, जहाँ पे रेप हुआ है वहाँ हो रहा है,
या महिला संगठन कर रहे हैं विरोध, लेकिन राजनीतिक नेताओं के लिए भी एक चैलेंज बन जाए और वो भी जाएं दिल्ली से और उस लोकेशन पे जाएं जिस लोकेशन पे विक्टिमाइजेशन हुआ है, और इस तरह से जाएं कि पुलिस से लोहा लेते हुए बिल्कुल जाएं, तो ये एक नया दृश्य भी है संघर्ष का। और कठुआ रेप केस में भी हमने ये देखा, उसके बाद में जिस तरीके का संघर्ष हुआ, या उन्नाव रेप केस के संदर्भ में हमने देखा, और हमने ये भी देखा कि किस तरीके से शबरीमला मंदिर के अंदर जो है वो स्त्रियों के प्रवेश के ऊपर रोक थी, तो उसको जब वहाँ पे स्त्रियों को वो कोर्ट से इजाज़त मिली जाने की वहाँ पे, तो आप ये देखिए कि बाकायदा उस समय गृह मंत्री ने ये बयान दिया कि ये जो है कोर्ट को, न्यायालय को ये लोगों की भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो हमारे वो कैबिनेट मंत्री थे, 9 पत्रकार महिलाओं ने उनके खिलाफ मीटू आंदोलन के अंदर जो है शिकायत की थी MJ अकबर साहब, और उनको जो है मतलब सज़ा भी हुई। खुद हमारी जो रूलिंग पार्टी है उसकी MP कह रही थी कि इसको, इनसे इस्तीफ़ा मांगा जाना चाहिए। हमारे गृह मंत्री ने कहा कि हम इस्तीफ़ा नहीं लेंगे। तो आप ये, और फिर उनको सज़ा हुई। तो ये देखिए, मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ कि ये आज़ाद भारत के अंदर औरतों का जो संघर्ष है, वो संघर्ष पूरे जनतांत्रिक आंदोलन के संघर्ष के हिस्से के तौर पे सामने आ रहा है। अभी गुलफिशा फातिमा जो हैं वो जेल में हैं। आप देखिए वो लड़की जो है, मतलब पढ़ने वाली लड़कियों को, सदफ जफर जैसी, उनको मतलब इनको जेल में डाला गया है। इसलिए डाला गया कि ये नागरिकता कानून का समर्थन कर रही थी, जो कि स्त्रियां पहली बार नागरिक स्पेस में प्रवेश कर रही हैं। आप समझिए कि एक मुसलमान औरत जो है वो आके अपनी आवाज़ उठा रही है, उसको सबसे ज़्यादा बेदखल करने की तैयारी हो रही है नागरिकता से, और फिर सारी औरतों के भी औरतें शामिल होती हैं, पीछे से बहुत सी पार्टियां भी उन्हें समर्थन देती हैं। ये जो चीज़ें हैं, ये एक नई स्टेज है आंदोलन की। शाहीन बाग आंदोलन ने जिस स्टेज को बताया है हमें, दुश्मन से हम लड़ते रहते हैं, ठीक है, हमें आदत है, मार खाने की भी आदत है, लड़ने की भी आदत है, हारने की, जीतने की, दोनों तरह की आदतें हैं। लेकिन जो दोस्त करते हैं हमारे साथ, भाई उससे हमारा दिल ना कभी कभी टुकड़े टुकड़े हो जाता है। और हम कहते हैं, कभी कभी मैं वो गज़ल उन लोगों को समर्पित कर देती हूँ, मेरे हम नफस मेरे हम नवा, मुझे साथ चल के दगा ना दे। तो अब मैं अपील करती हूँ कि आप सब लोग जो हमारे दोस्त जो है हमारे साथ में खड़े हों और इस आंदोलन को एक जनतांत्रिक आंदोलन के केंद्र के रूप में पहचाना जाए। बहुत बहुत शुक्रिया शोभा जी। और ये बात आपने बहुत सही कही कि आज़ादी के बाद जिन सवालों को मुखर होकर सामने आना था, बल्कि आज़ादी के आंदोलन में ही सारे जो बराबरी के अधिकारों की बात थी, उनको राष्ट्रवाद के एक आवरण में लपेट कर ख़त्म कर दिया गया एक तरह से। और महाराष्ट्र जो ऐसी ज़मीन रही जहाँ से सुधारवादी जो आंदोलन थे उनमें जाति, कास्ट का और जेंडर का जो कोण था वो शामिल हो पाया था। वहाँ पे जो ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले जिस तरह का आंदोलन कर रहे थे जाति के खिलाफ, बाद में मनुस्मृति पर लगातार पंडिता रमाबाई ब्राह्मणवाद के सामने टक्कर ले रही थी उससे लगातार, तो ये दोनों एस्पेक्ट वहाँ निकल कर आ रहे थे। लेकिन जैसे ही 19वीं सदी ख़त्म होती है, 20वीं सदी शुरू होती है, ये सारा का सारा राष्ट्रवाद के आवरण के अंदर दबा दिया जाता है और लंबे समय तक उसमें ये सुप्त पड़ी रहती हैं ये सारी चेतनाएं और बाद में जागृत होती हैं। मैं याद कर रही हूँ कि अभी कुछ समय पहले ही, मतलब वो समय याद कर रही हूँ जब पंडिता रमाबाई मनुस्मृति के एक एक श्लोक को लेके अपनी किताब द हाई कास्ट हिंदू विमेन में लिख रही थी कि कैसे औरतों को, शूद्रों को के खिलाफ ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं मनुस्मृति में, कैसे उनको मैरिटल प्रॉपर्टी मान लिया जाता है, कैसे उनके खिलाफ ये सारी चीज़ें लिखी जा रही हैं। पंचचूड़ा जो महाभारत की एक पात्र है उसका उदाहरण देती हैं कि कैसे स्त्रियों को ही स्त्रियों के खिलाफ बोलने के लिए ट्रेन किया जा रहा था शुरू से। तो बहुत अच्छे से वो जेंडर के मुद्दे को भी समझ रही थी। बड़ी दिलचस्प बात यह है कि हम इतने सारे आंदोलनों, इतनी सारी सफलताओं के बाद आज जिस समय में खड़े हैं प्रतिगामी हो गया है वो समय। अभी कुछ समय पहले ही दिल्ली हाई कोर्ट की एक महिला जज ने ये कहा कि महिलाओं को
मनुस्मृति को पढ़ना चाहिए और उसके हिसाब से चलना चाहिए, उसे फॉलो करना चाहिए और अपने घर के जो पुरुष हैं उनसे एडजस्टमेंट करनी चाहिए, घर के काम करने चाहिए। तो मुझे लगा हम कहाँ से चले थे और कहाँ आ पहुँचे हैं। प्रज्ञा जी, मैं आपसे मुखातिब हूँ और मैं चाहती हूँ कि दलित स्त्रीवाद को लेके, इस विमर्श को लेके, इस आज़ादी के इस पहलू को लेके आपकी क्या सोच है, आपके क्या अनुभव हैं? जैसे कि अभी शुभा जी ने भी कहा, और मैं महाराष्ट्र से आई हूँ और हिंदू कोड बिल की अभी बात भी छेड़ी है उन्होंने, और यहाँ सारे प्रबुद्ध लोग बैठे हुए, तो मैं ज़्यादा पीछे नहीं जाऊँगी। जो आजकल के जो सारी सिचुएशंस है उन पर मैं कुछ मुद्दे रखना चाहूँगी। बाबा साहब अम्बेडकर ने तो स्त्री जाति संस्था के प्रवेश द्वार है, ये एक सिद्धांतन रचा, और इस सिद्धांतन के ज़रिए उन्होंने जो सारा स्त्री प्रश्न जो पिछले पूरा इससे जो उभरा है उसका एक दूसरे से क्या नाता है, ये पहले उन्होंने एक सिद्धांतन के रूप में कहा है। हालांकि क्रांतिबा फुले ने स्त्री क्षुद्राति क्षुद्र, मतलब स्त्री का एक स्वतंत्र जिक्र करना कि जो उसे एक व्यक्ति के स्तर पर देखते हैं, और उन्होंने कुळंबिणीचा अखंड एक रचना की है, जिस अखंड में क्रांतिबा फुले ने ये लिखा है कि दलित स्त्री और सवर्ण स्त्री के जो कामकाज है या उनका जो स्तर है वो बहुत ही अलग अलग है। आगे चलकर हम देखते हैं कि ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना लिखी, आपने जिनका जिक्र किया पंडिता रमाबाई, उन्होंने स्त्री नीति धर्म लिखा। हमारी मुक्ता मांग जो ज्योतिराव फुले के सत्सार नामक जो पत्रिका चल रही थी, उन्होंने महाराम मांगाचा निबंध लिखा। ऐसे सारे, और आगे आगे आते आते ऐसे दिखाई देता है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सारे आंदोलन में ये जो पिछड़ी हुई हाशिए पर जो थी वो आंदोलन में थी। महाड़ का, चौदार तळाचा सत्याग्रह, अभी थोड़ा मेरा बम्बैया हिंदी है, आप प्लीज़ समझ लीजिए। और सारे आंदोलन में ये सारी जो औरतें थी वो थी, खड़ी थी, और मनुस्मृति आंदोलन में भी थी। यस ओके, जितना हो सके मैं हिंदी में बात करूँगी, और अगर मैं ही कुछ अगर यहाँ वहाँ गड़बड़ कर दूँगी तो मैं मराठी पर सीधे आ जाती हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं मेरे से शुरू करती हूँ कि जब मैं स्कूल में थी, मेरे पिताजी जो दलित आंदोलन के एक जो पायोनियर कहलाते थे, दया पवार, नामदेव ढसाळ, बाबूराव बागुल, ये सब सारी दलित साहित्य की जो सारी मूवमेंट शुरू हुई, जो जिसका मैं हिस्सा रह चुकी हूँ। तो मैं जब स्कूल में जाती थी और हम एक चॉल में रहते थे, और उसमें मेरी माँ वो टीचर थी, और जब हम वहाँ आए, पत्रों का चाल का ये सब वो सारा ये था, तो बाजू वालों ने कहने लगे कि एक देखो धेड़ गुजर आ गए हैं। और हालांकि मेरे पिताजी को कोंडवाड़ा नाम का जो उनका पहला कविता संग्रह है उसको राज्य शासन का पुरस्कार मिल चुका था, और जब मैं एक दिन क्या होता है कि स्कूल से आती हूँ और देखती हूँ कि जो सार्वजनिक नल है वहाँ पे एक साइड में मेरी माँ पानी भर रही है, दूसरे साइड में उछले जाति के लोग हैं, और सारे मिलकर मेरे माँ को बहुत ज़ोर ज़ोर से पिटाई चल रही है। ये कहाँ कब हो रहा है? बस कुछ 20-25 सालों पहले। तब मुझे पता चला कि जैसे कि घर में भी सारी मूवमेंट थी कि ये जाति क्या है। और जब मैं स्कूल में पढ़ती थी कि भारत माता का एक जो प्रतीक है कि जिसे 4 हाथ है, हाँ, वो सारे प्रतीक में भी हमारी जो भारत माता के जो प्रतीक है उसमें कहाँ गई ये सारी स्त्रियाँ? जो मेरी माँ जो मार खाती रही, सारे आदिवासी है, सारे पिछले सारे लोग हैं। तो मुझे लगता है कि और फिर आगे जाके हीरा बंसोड़े जी है, जो हीरा बंसोड़े एक कविता में लिखती है जो बहुत ही बहुचर्चित उनकी कविता है, सखी। तो 70 के 75 के सारे दशक में स्त्री मुक्ति आंदोलन आया, और हम बड़ी आशा से देखते थे कि चलो ये एक भगिनी भाव की कंसेप्ट है और हम मिलकर कुछ करते हैं।
लेकिन धीरे धीरे पता चला कि ये सारे जो सवालात है, ये सवालात कुछ अलग ही मोड़ ले रहे हैं और जो बुनियादी सारे स्त्रियों के सवालात है वो उसमें आ नहीं रहे हैं। और उन्होंने, हीरा बंसोड़े ने बड़ी बखूबी से उस कविता में कहा है कि तुम मेरे घर पर आई, सारे जात भूल कर आई, तुम्हारी खुद की जात भूल कर आई हो। और मैंने बड़ी प्रेम से ये सारा खाना परोसा है और शबरी के भक्तिभाव से मैंने ये तुम्हें परोसा है। वो जो सवर्ण स्त्री है, जो फ्रेंड है, वो देखती है और कहती है कि माय माय ये कैसा खाना परोसा है। आपको इतना भी पता नहीं है कि चटनी, कोशिम्बीर, दही, अचार ये थाली में कौन से साइड रखते हैं, राइट साइड में रखते हैं या लेफ्ट साइड में रखते हैं, ये भी आपको पता नहीं है। अरे अरे अरे, आप लोग तो कभी सुधरोगे ही नहीं। और इस कविता का अंत फिर हीराजी बंसोड़े कहती है कि भाई ये जो परोसा हुआ खाना है उसमें चटनी कहाँ रखी है, अचार कहाँ रखा है, इसका जो क्रम है वो क्रम मेरा चूक गया है, इसमें मेरी क्या गलती है, ये आप जरा कह दीजिए। तो ये सारा पढ़ते पढ़ते और सारा दलित साहित्य, मुझे ये लगता है कि आपने जो सवाल पूछा है कि सारे दलित स्त्री प्रश्नों को मैंने कैसे देखा है या मेरी पीढ़ी ने कैसे देखा है, तो ये सारा भारत में एक दलित साहित्य की एक ऐसी चेतना है, भक्ति कविता के बाद का मैं कहती हूँ कि ये ऐसा इंटरवेंशन है जो बहुत ही तलस्पर्शी भी रह चुका है और पूरे भारत में भी फैल गया है। लेकिन क्या अभी मैं, बाबा ये बहुत हो चुका, ये विद्रोह की बात है, ये बहुत मेरा ग्लोरियस सारा मूवमेंट का मेरा सारा भूतकाल रह चुका है, लेकिन आगे मैं आना चाहती हूँ थोड़ा। और आगे आते आते मुझे ऐसे लगता है कि 1917 में दलित पैंथर की मूवमेंट पनपी, लेकिन उस दलित पैंथर के सारे मूवमेंट में स्त्री कहीं थी ही नहीं। तो जहाँ से बाबा साहब ने ये सब लेके शुरू किया, ये सब आंदोलन हुआ, और एक जो कभी स्कूल में नहीं गई, जिन्होंने कभी किताबें नहीं पढ़ी, वो सारे स्त्रियाँ वो पब्लिक स्पेस में लाई गई बाबा साहब के जरिए। और दलित स्त्री की जो पूर्व पहचान थी कि भाई वो मुरड़ी है, जोगतिनी है, तमाशा के फड़ पर वो नाचने वाली है, एक दलित स्त्री का जो एक ऑब्जेक्टिफिकेशन हो रहा था, उस सारा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मूवमेंट से वो पूरा चेंज हो गया है। और ये सारे भारत के नवनिर्माण ये शब्द बहुत गलत शब्द है, मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन भारत की जो सारी एक प्रक्रिया चल रही है उसमें हम भी है, जो हमारे सारे पत्ते, हमारे श्रम के, हमारे आंसुओं के, हमारे काम के सारे डिलीट हो चुके हैं। और ये सारा जो हुआ, लेकिन आगे चलकर मैं देखती हूँ कि दलित पैंथर एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण, पूरे महाराष्ट्र में और पूरे भारत में ही कहा जा सकता है बहुत बड़ी महत्वपूर्ण मूवमेंट है, लेकिन उसमें स्त्री नहीं थी। और आगे जाके ये सारी स्त्रियां, मतलब बेबी कांबळे हो या बहुत सारे जनों के मैं नाम लिख सकती हूँ, लेकिन अभी वक्त नहीं है, लेकिन बेबी कांबळे से शुरुआत करते हैं। बेबी कांबळे से लेकर उर्मिला पवार तक, कि जिन्होंने अपने टेस्टिमोनियल्स लिखे और उस टेस्टिमोनियल्स में, आत्मकथा में उन्होंने ये दलित पैट्रियार्की के खिलाफ कुछ बातें छेड़ी। उर्मिला पवार जी ने छेड़ी, उसके पहले तो सारा मनुवाद के खिलाफ ही सारा लिख चुका था। और वहाँ से मुझे लगता है कि दलित स्त्रीवाद का जो चिकित्सा या थोड़ा उसको थोड़ा गति प्राप्त हुई, ऐसे मैं समझती हूँ। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि समष्टि से व्यक्ति तक जो प्रवास हो चुका है, उस प्रवास को लेके दलित स्त्री रोजी रोटी पर लिखे, जाति प्रथा के खिलाफ लिखे, लेकिन वो सेक्सुअलिटी पर कुछ न लिखे। इस तरह का जो दलित पैट्रियार्की विदिन जो आ रहा है, तो उसके बारे में भी हमने बात करनी चाहिए। और इसके बारे में उर्मिला पवार जी ने और मैंने भी बात छेड़ी। तब हमें क्या कहने लगे, हमारे ही सारे क्या कहते हैं, हमारे बांधव, हमारे भाई, हमारे पिताजी, मतलब दया पवार जी बिल्कुल नहीं वो रहते थे, तो वो पहले वो बोलते थे कि उन्होंने क्या कहा कि अरे ये सब क्यों लिख रही है आप, ये सारा जो है ना ये बहुत ही निजी है, खाजगी, जैसे मराठी में कहते हैं, बहुत खाजगी है, निजी है। और हमारी जो लड़ाई है वो हमारी लड़ाई बहुत दूर की है, और वो लड़ाई व्यवस्था परिवर्तन की है। ये सेक्सुअलिटी के बारे में, अपना हस्बैंड क्या
परेशान करता है, बाहर जाने को नहीं देता है, या फिर वो सभा से आता है तो वो कहता है कि वो रास्ते में तुम किसको देखकर हंस रही थी, वो कौन था लड़का या कौन था आदमी, और फिर वो मारता है, जो जिसका जिक्र बेबी कांबड़े के भी आत्मकथन में है और उन सारी स्त्रियों के आत्मकथन में है। और आगे चलकर उर्मिला पवार जी बेबाक तरीके से लिखती है, उसको ज़्यादा अंडरलाइन करती है, मेरी कविता में है। तो हमें क्या कहा जाता है कि भाई आप ना पश्चिमी स्त्रीवाद से प्रेरित हो चुकी हो। हाँ, मतलब मनुवाद के खिलाफ लिखते हैं तो सैंक्शन है, और हमारे विदिन अगर हम चिकित्सा करने लगते हैं तो ये अंबेडकरवाद नहीं है, बल्कि अंबेडकरवाद से द्रोह है। तो मुझे लगता है कि ये सारी मेरा जो सारा ग्लोरियस, जो सारा मूवमेंट का जो मेरा ये भूतकाल रह चुका है, ये ध्यान में रखते हुए आज किन किन सवालों से मैं उलझती हूँ या झगड़ती हूँ या हमें सहने पड़ते हैं। अभी रतनलाल जी ने पहले सत्र पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात की कि कपड़ों पर की। तो भाई मैं कॉलेज में पढ़ाती हूँ पिछले 33 साल से, 33 ईयर्स से। तो हमें क्या कहा जाता है कि भाई कितने ब्राह्मणी आपके एक्सेंट है। अभी गणेश विस्पुते जी और हम एक साथ ही आ रहे थे, तो कितने ब्राह्मणी आपके एक्सेंट है। आप दलित तो दिखाई ही नहीं देती हो। देखो आपके कपड़े, देखो आपके बैग, देखो आपके चप्पल जूते देखो। तो एक बाजू में ये सारा चलता रहता है कि क्या चल रहा है, मतलब ये जो भगिनी भाव है ना, ये जो सिस्टरहुड, वो उसको जो क्रैक जा रहे हैं पिछले बहुत सारे सालों से। क्योंकि हमने ये भी देखा है कि दंगे धोपों में तो स्त्रियां ही स्त्रियों के खिलाफ खड़ी हो चुकी है। खैरलान जी में क्या हुआ कि अभी हमने हाथरस की बात की, खैरलान जी से लेकर हाथरस तक हमें ये पता चल रहा है कि न्याय व्यवस्था पूरी की पूरी खिलाफ हो चुकी है, दलितों के और वंचितों के, स्त्रियों के भी। तो खैरलान जी में भी सुरेखा के प्रति पहले वर्तमान पत्र में बातमी ये छपी कि भाई ये कुछ तो वेश्या व्यवसाय करती है। हाँ, तो शुरू कहाँ से होता है और फिर बाद में ये सारी असलियत सामने आती है, और फिर वो तो छूटते ही। एट्रोसिटी तो हुआ, अभी तो पहले सत्र में भी ये सारी बातें बहुत हो चुकी है, एट्रोसिटी तो लगा ही नहीं। और फिर वो जो भूत मांगे है, वो न्याय करते करते तड़प कर वो मर जाता है। रोहित वेमुला की भी केस अपने सामने है। तो मुझे लगता है कि ये सारी जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें लेकर ये बहुत बड़ा आह्वान है कि हम कैसे दलित स्त्रीवाद को लेते आगे चलाते हुए भी मुझे ऐसे लगते कि सारे प्रश्न दलित स्त्री प्रश्न है। मी टू का आंदोलन भी दलित स्त्री प्रश्न है। हमारी तो कोई खेती है ही नहीं, क्योंकि हम तो गांव कुछ के बाहर रहते थे, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि किसान आंदोलन मेरा प्रश्न है, और मैं किसान आंदोलन में जाती हूँ, गाजीपुर में जाती हूँ। मी टू का आंदोलन मुझे, मेरा आंदोलन दलित स्त्रीवाद से जुड़ा हुआ आंदोलन लगता है। सबरीमाला के भी जो हुआ मंदिर का प्रवेश अभी, तो मैंने वहाँ थी मैं उस आंदोलन में। तो मेरे बहनें मुझे ये सवाल पूछ रही थी कि भाई मंदिर से हमारा क्या लेना देना है, हमने तो वो कब का छोड़ चुका है। ये तो बहुत सही बात है, लेकिन जो घटनात्मक अधिकार, जो राज्य घटना ने अधिकार दिया है मंदिर में जाने का, और उस जो पीरियड्स में नहीं जाना है, तो मुझे लगता है कि मैं ऐसे समझती हूँ कि सारे प्रश्न दलित स्त्रीवाद से जुड़े हुए हैं, भले वो पर्यावरण का हो या कोई भी हो। और इस सारी जोड़ते मतलब भगिनी भाव से लेकर सॉलिडरिटी तक ये हमारा सारा प्रवास चल रहा है। बहुत बहुत बढ़िया। और असल में आप वहाँ ले आई जहाँ इस पूरे विमर्श को हम आज देख रहे हैं, इंक्लूसिविटी, एक इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म, जहाँ तमाम वंचितों के अधिकारों के आंदोलनों के साथ हम सब एक साथ जुड़े हुए हों। मतलब स्त्रीवाद की अब जो ताकत निकल कर आई है वो यही है कि ये सारे जो पेरिफेरीज पे होने वाले आंदोलन थे, इनको समावेश करने की बात लगातार उठ रही है। जैसे एक बहुत बड़ा डिवाइड दलित स्त्री और सवर्ण स्त्री के बीच में रहा, ऐसे एक बहुत बड़ा डिवाइड रूरल स्त्री और शहरी स्त्री के बीच में भी हम लगातार देखते हैं। जिन समस्याओं पर सोशल मीडिया पे बात होती है, अक्सर वो ऐसे मुद्दे होते हैं जो मिडिल क्लास, हालांकि उसके लिए भी जो बहुत ख़राब चीज़ कही जाती है, खाई पी और अघाई औरतों का संघर्ष है। मतलब नकारने का तो जो भी टूल मिलता है फेमिनिज्म को, स्त्री आंदोलनों को, वो इस्तेमाल कर लिया जाता है कि ये तो खाते पीते घरों से आती हैं, इन्हें क्या समस्या हो सकती है। अभी आपने जो एक अनुभव बताया था अपना कि आप तो दलित लगती नहीं हैं, ऐसे ही नौकरी को लेकर एक बार मेरे साथ ये हुआ था कि इसको क्यों आपने
गेस्ट अपॉइंट कर लिया, ये तो औरत है, इसका तो घर में अच्छा चल रहा होगा, आप उस लड़के को रखो जो जिसको घर चलाना है, तो औरत को क्यों नौकरी दे रहे हो। तो इस तरह से एक चलाया गया। ये है कि जहाँ स्त्रियाँ अपने अधिकार का दावा करने के लिए सामने आएंगी तो उनको अलग अलग मुद्दों पे डिवाइड करने की लगातार कोशिश की जाएगी। तो जगमती जी, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि आप तो मतलब सीधा खाप पंचायतों के सामने, आप एक खाप पंचायत में मतलब एंटर कर गई थी, औरतों का वहाँ प्रवेश करना एकदम मना था उस समय, 80 के दशक की शायद ये बात है। और उसके बाद मनोज बबली वाला जो ऑनर किलिंग का केस था, उसमें भी आपने उसमें शामिल लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाई। तो ये कितना चैलेंजिंग था, क्योंकि आप तो बिल्कुल जो अपराधी मनोवृत्ति लेके घूम रहे हैं उन लोगों के बीच में रहकर आपको ये आंदोलन करने पड़ रहे थे। तो किस तरह के चैलेंजेस और किस तरह के अनुभव रहे आपके? सुजाता, जो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि वैखरी ने जो ये प्रोग्राम आयोजित किया है बहुत ही सही समय पे और बहुत अच्छा प्रोग्राम है, क्योंकि हम हरियाणा के अंदर पिछले दिनों लगातार आंदोलनों में ही हैं और इतने ज़्यादा उसमें हैं कि 10 दिन के अंदर मतलब हरियाणा के 4 जिलों के थानों के अंदर हम महिलाएं जो हैं, हमारे जत्थे जो हैं वो कई घंटों तक वहाँ पे बंद रखे गए हैं। और वो जो हमारा अनुभव जो इस समय वाला है, जाहिर है कि मेरी बातचीत में वो ज़्यादा डोमिनेट करेगा। निश्चित रूप से ये जो आज़ादी के बाद महिलाओं का जो संघर्ष है, वो जैसे शुभा ने भी रखा और दया ने भी प्रज्ञा ने भी रखा, वो पूरे लोकतांत्रिक आंदोलन का एक हिस्सा होते हुए भी हम इस बात का पूरा एहसास रखते हैं कि जो स्ट्रक्चरल आधार है डिस्क्रिमिनेशन का, वो आधार को दुरुस्त करने के लिए बाबा साहब अंबेडकर को जब इस्तीफा देना पड़ा था, तो वो एक तरह का डिनायल अपने सामने देख रहे थे कि वो आधारों को ख़त्म करने से हिंदुस्तान की सत्ता जो है वो मना कर रही थी एक तरह से। तो वो रहा है और उसके इंटरलिंकेजेस जो हैं उस डिस्क्रिमिनेशन के, उत्पीड़न के, ऑपरेशन के, वो कास्ट, क्लास, जेंडर के साथ उसके इंटरलिंकेजेस जो हैं वो बिल्कुल जाने माने हैं एक तरह से, हमारे दूसरे स्पीकर्स ने भी रखा है। लेकिन आज के दिन वर्तमान संदर्भ में अगर महिलाओं की आज़ादी और महिलाओं की समानता की जो एस्पिरेशंस हैं उनको थोड़ा सा कॉन्टेक्चुअलाइज करके अगर चले हम, तो मुझे ये लगता है कि आज के दिन जो हमारा राज्य है, जो पूंजीवादी विकास का मॉडल यहाँ पे अपनाया गया है, वो पूंजीवाद आज के दिन बिल्कुल फांसीवादी चरित्र जो है वो ग्रहण कर चुका है। और उसके अंदर जो भी लिबरल डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज़ थी, जिनका थोड़ा बहुत भी उनके ऊपर जो दबाव रहता था, वो उनको भी उतार के फेंकने को तैयार है। और इस जो कल्याणकारी राज्य के जो भी बेनिफिट्स थोड़े बहुत थे, वीकर सेक्शंस, डिप्राइव्ड सेक्शंस, उनके लिए जो थे वो उनको भी बिल्कुल त्याग करने के लिए तमाम छद्म तरीके से, प्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से वो किया जा रहा है नीचे के स्तर पे। और उसको, उसके खिलाफ आवाज उठाना बहुत मुश्किल काम होता जा रहा है वहाँ पे। उसके लिए आज के संदर्भ में ये जरूरी है कि महिलाओं की समानता के जो सवाल हैं उनको भी हमें, जहाँ पे मैक्सिमम मोबिलाइजेशन की संभावना जहाँ पे है, मैक्सिमम यूनिटी की संभावना जहाँ पे है, उस तरह से एड्रेस करने के लिए भी अपने आप को ट्रेन और अपनी तैयारी जो है वो करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि थोड़ा महिला विमर्श से दूर की बात ये लगे, लेकिन पिछले दिनों जिस तरह से परिवार पहचान पत्र जिस तरह से ये बनाए गए, डिजिटलाइजेशन के नाम पे जिस तरह से जो छीना झपटी चल रही है गरीब और डिप्राइव्ड सेक्शंस के साथ, वो एक ऐसी छद्मता है कि आपको जो कुछ भी खाने पीने के लिए वहाँ पे मिल रहा था, उसकी आड़ में वो तमाम अपॉर्चुनिटीज़, आपको जो विधवा पेंशन थी, बुढ़ापा पेंशन थी, आपके जो गरीब होने के नाते और जो सोशल वेलफेयर की स्कीम्स का फ़ायदा उठाने के लिए जो भी प्रावधान थे, तो एक ही तरीके से कि परिवार पहचान पत्र बनवाना पड़ेगा आपको,
और परिवार पहचान पत्र जो बनवाए जा रहे हैं उनके अंदर तमाम तरह की जो धांधली है वो वहां पे चल रही है। और उसके खिलाफ जब लड़ते हैं, मतलब इतना हम उसको कहते हैं कि परिवार परेशान पत्र है, वो परिवारों को बिल्कुल परेशान करके रखा हुआ है उसने। ऐसी महिलाएं, दलित महिलाएं लिफाफों के अंदर अपने कागज लेके इधर से उधर सारा दिन दफ्तरों के सामने, मतलब वो धूल फांकती रहती है, होठों पे पपड़ी आ, जब पानी पीने की जगह नहीं उन दफ्तरों में बची हुई है आज के दिन, जिन दफ्तरों में वो जाते हैं। और जहाँ पे भी जाओगे मशीन, पूरा मशीनीकरण का जो वो है, उनको कुछ अंदाजा नहीं है मतलब वो जो चल रहा है। तो ऐसे में जब ये जो एक चुनौती है उसमें जो दूसरे जो सेक्शंस हैं उन सेक्शंस की तरफ से एक इस तरह की भावना है कि ठीक है ये लोग जो हैं आज तक ऐसे ही खाते आए हैं वेलफेयर स्कीम्स के ऊपर, और अब इनके वहाँ से मतलब जो बीजेपी के राज में कुछ ये हो रहा है तो इसको चलने दो, ऐसा भाव जो है वो वहाँ पे नजर आता है जब हम सपोर्ट लेने की मांग करते हैं। और इसी तरह से जो किसान आंदोलन था, किसान आंदोलन के अंदर जब हम पार्टिसिपेट कर रहे थे और हमें लग रहा था कि एक तानाशाही जो रेजिम है उसको कहीं ना कहीं घुटने टिकाने की एक संभावना, पोटेंशियल उसके अंदर है, तो उस समय पे हमारे जो लैंडलेस और दलित और डिप्राइव्ड सेक्शंस जो हैं उनमें बीजेपी आरएसएस के जो लोग थे, जो सक्रियता थी उनकी, वो इस मामले पे थी तुमने तो सोए तो पहले हाथ तोड़ के रोटी मिली है, सोए ये 3 कानून जो पास हो रहे जिनके खिलाफ लड़ाई चल रही है उसके बाद हाथ तोड़ के रोटी खानी है, इसलिए तुम्हारा क्या लेना देना इस आंदोलन से। तो इसलिए उनको इस आधार पे अलग थलग जो है वो किया जा रहा था। और हमने वहाँ पे जो हमारी जो सीमाएं आती है कि हम एक वर्किंग क्लास और मतलब दमित और पिछड़े लोग तो हैं, लेकिन कॉन्शियसनेस का जो लेवल है हमारा, वो कॉन्शियसनेस का लेवल वर्किंग क्लास का उस तरह से वो नहीं है। तो वहाँ पे हमारे जो जैसे जो प्रोग्रेसिव लोग हैं, हमने वहाँ पे नारा निकाला किसान आंदोलन के अंदर कि एक मुट्ठी नाज की आंदोलन के साथ की, कि किसी भी तरह से तमाम तबके जो हैं हमारे नीचे वाले भी वो उसके साथ जुड़ें। तो हमने ये नारा जो है वो इवॉल्व किया वहाँ से, और खाद्य सुरक्षा जो है वो हमारा मेन कंसर्न है। इसके साथ हमने वहाँ से उन लोगों को भी, लैंडलेस कम्युनिटी और ये जो तबके हैं उनको साथ लेने की कोशिशें करी, लेकिन जाहिर है कि उसकी सीमाएं तो थी मतलब उस तरह से। तो वहाँ पे भी बहुत अलग तरह के पूर्वाग्रह आज के दिन है, दूसरी जगह पे भी पूर्वाग्रह हैं, और इधर से बिल्कुल फासिस्टिक एक स्टेट है कि आपसे तमाम चीज़ें जो है, तमाम जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के तहत जो आपको अधिकार दिए हुए थे उनके ऊपर हमले करने को तैयार है। उदाहरण के तौर पे जिस आंदोलन का मैं जिक्र कर रही हूँ अभी, कि हरियाणा के अंदर जो खेल मंत्री है, खेल के लिए हरियाणा जाना जाता आप सब जानते हैं, और उसी हरियाणा में हम ये भी जानते हैं कि जो दलित तबकों से, जो अल्पसंख्यकों से कोई लड़कियां जो हैं वो खेल में नाम लेवा भी नहीं है, दूसरे वो हैं, लेकिन फिर भी है एक खेल मतलब है वहाँ पे ऐसा। तो खेल मंत्री ने एक खिलाड़ी महिला जो है उसके साथ मतलब रेप, अटेम्प्ट टू रेप किया, उस लड़की ने एफआईआर दर्ज करवा दी, संगीन धाराओं के अंदर उस मंत्री के खिलाफ जो है वो केस दर्ज है। और हमने ये मांग उठाई कि जब तक ये जांच नहीं हो जाती तब तक उस मंत्री को कैबिनेट से हटाया जाए, लेकिन हरियाणा की सरकार है कि बाजिद है बिल्कुल कि हटाने का नाम नहीं ले रही। 3 महीने से ये जो आंदोलन है हमारा ये चल रहा है वहाँ पे, और अभी जो मैं ये बता रही हूँ कि जो थानों में हमें रखा जा रहा, अभी तो रात के टाइम थानों से हम वापस आ रहे हैं, लेकिन हमें वो चीज़ बहुत नज़दीक दिख रही है कि आने वाले दिनों में अगर व्यापक एकताएं नहीं बनाई तो जेलों में जाएंगे सीधे मतलब, और पीछे से आवाज़ जो है वो बहुत मुश्किल उठेंगी ऐसी जो है। तो ऐसी जगह के ऊपर मुझे ये लगता है कि हमें तमाम तरह के जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तमाम तरह के जो
छोटे छोटे ग्रुप्स जो अपने राइट्स को लेके संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उनके अंदर एक व्यापक एकता बनाने वाली जगह जो है, वहाँ से समानता के सवालों को बहुत मतलब होशियारी के साथ उठाने की ज़रूरत है। आज के दिन जो ये एक जगह की पहचान हमें कलेक्टिविटी में कर लेनी चाहिए कि मैक्सिमम यूनिटी, मैक्सिमम मोबिलाइजेशन की जगह छाट के उन मुद्दों को वहाँ पे ले जाके वहाँ से कुछ मात देने का मतलब मौका जो है वो नज़र आता है। हम बिल्कुल लड़ते रहे खाप पंचायतों के खिलाफ, लेकिन अभी जो मंत्री के खिलाफ जो केस है, इसके अंदर तमाम किसान संगठन जो हैं, वो किसान संगठन भी, ये जो खाप पंचायतें भी, ये सब लोग उस आंदोलन के अंदर हैं एक तरह से। और हमें ये लगता है कि वो अगर अंदर हैं तो यहाँ की अपोजिशन पार्टी पे भी ये दबाव बन रहा है कि वो विधानसभा के अंदर इन मुद्दों पे बोलने को मजबूर हुई हैं। आमतौर पे महिलाओं के ऊपर यौन हिंसा के मुद्दों पे बोलते नहीं हैं लोग, जो है वो मुद्दा उनको इस लायक नहीं लगता है, लेकिन क्योंकि ये साथ एक तरह की हमने सस्टेन किया है 3 महीने से सबको साथ लेते हुए, तो वहाँ से भी वो बोलने का एक जगह जो है वो बनाई है। तो वर्तमान संदर्भ में महिलाओं की समानता के सवाल जो है, स्ट्रगल इन यूनिटी फॉर इक्वालिटी, मुझे ये लगता है कि थोड़ा सा इस जगह से अगर हम संबोधन करेंगे आने वाले समय में, बहुत क्रूशियल समय है आने वाला समय जो है, तो हमें थोड़ी ज़्यादा संभावना उसके अंदर लगती है। बिल्कुल, मैं इस बात से एकदम सहमत हूँ। और आप देख रहे होंगे कि महिलाओं के जो संघर्ष हैं किस तरह से मल्टी फेसेटेड, किसी एक जगह पे नहीं है। जैसा आमतौर पे समझ बनाई जाती है समाज में कि ये तो इनके व्यक्तिगत सवाल हैं, ये अपने अपनी चिंता कर रही हैं, ये अपने घर बार का रो रही हैं, ये रोती गाती हमेशा रहती हैं, या पारिवारिक केवल सवाल हैं, पर्सनल सवाल हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि पर्सनल इज़ पॉलिटिकल। असल में ये सारे सवाल पॉलिटिकल सवाल हैं। कल को अगर कह दिया जाएगा कि औरतों को वोटिंग राइट नहीं देना चाहिए और आपसे छीन लिया जाएगा, तो आपकी लड़ाई घर में है या स्टेट से है सीधा? तो हमारे सामने बार बार ये सवाल है कि हमारे सामने सिर्फ एक सामाजिक संरचना नहीं खड़ी है, बल्कि हमारे सामने एक पावर के, एक पेट्रियार्कल पावर के रूप में, एक पितृसत्तात्मक शक्ति के रूप में स्टेट भी खड़ा है, जिसका चरित्र भयानक फांसीवादी चरित्र है। तो अगर जैसे मैं जिस महिला जज की बात कर रही थी जो कह रही हैं कि मनुस्मृति को फॉलो करना चाहिए महिलाओं को, तो मनुस्मृति को अगर संविधान की जगह हमने संविधान की उद्देशिका को यहाँ इसीलिए लगाया है क्योंकि हम सब जिस एक चीज़ में करते हैं वो ये हमारी संविधान की उद्देशिका है। तो कल को इसको हटा के अगर मनुस्मृति को लाया जाएगा तो हमारी भी ये उतनी ही लड़ाई बनेगी जितनी हमारे कोई भी अधिकारों की और लड़ाइयाँ हैं। ये उतना ही बड़ा सवाल हमारे लिए भी बनेगा। तो इन तमाम प्रश्नों के बीच में एक मुद्दा ये भी उठता है कि जब हिंदुआइजेशन की बात बार बार की जाती है आदिवासियों की, तो क्या वो औरतों का प्रश्न नहीं बनता? फिर ये मनुस्मृति क्या वहाँ तक नहीं जाती? आदिवासी स्त्री की समस्याओं तक ये मुद्दा नहीं पहुँचता क्या? तो आदिवासी स्त्री की पहचान क्या है और उसके आंदोलन किस तरह के हैं, उसकी क्या अनुगूंज हम तक पहुँचती है, ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ बॉबी जी, क्योंकि आपका लंबा रिसर्च इस पर रहा है। तो सबको मेरा नमस्कार। और सबसे पहले तो फेस्टिवल ऑफ आइडियाज़ के ऑर्गेनाइजर्स को बहुत बहुत बधाई हो। उन्होंने बहुत ज़रूरी काम किया है और एक क्रम की शुरुआत की है, और ये क्रम जारी रहे इसकी मैं गुजारिश करूँगी इन लोग से और आप लोग से भी सबके। लेट्स कंटिन्यू द डायलॉग। तो ये जो आदिवासी महिलाओं का मुद्दा है और उसके अधिकारों की जो बात है, ये हम लोगों के मौलिक अधिकारों के साथ जुड़ी हुई है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इतना सुंदर जो एक सोल है वो यहाँ पर लिखा गया है। तो जो लिबर्टी और इक्वालिटी जो 2 दौर में आई, वो दौर पहला और दूसरा था, और जो थर्ड जिसको हम कहते हैं दौर है वो है थर्ड जनरेशन ऑफ राइट्स का, सॉलिडारिटी और फ्रेटर्निटी का। लिबर्टी और इक्वालिटी तो हमें संविधान दे सकता है, हम मांग भी सकते हैं, हम उस पर आंदोलन भी कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे गहरी और सबसे मुश्किल लड़ाई है वो फ्रेटर्निटी और सॉलिडारिटी की है। और वही मुद्दा महिलाओं पर वो अप्लाई होता है, क्योंकि वहाँ पर सबसे कम दिखाई देता है कि जो हमारा समाज है वो नैतिक रूप से
और प्रैक्टिकल रूप से यहाँ इसका ब्रिज गायब है कि हम लोग फ्रेटर्नल और एक जो सॉलिडारिटी है वो महिलाओं को नहीं दे पाते, और महिलाएं जो हैं उनकी लड़ाई शायद अकेली हो जाती है, वो बहुत अकेली हो जाती हैं इस लड़ाई में। और आदिवासी महिलाएं तो और भी अकेली हो जाती हैं, क्योंकि वो जिन क्षेत्रों में रहती हैं वहाँ पर तो ना बिजली पहुँचता है ना पानी, ना उनकी आवाज़ बाहर आती है ना किसी की आवाज़ वहाँ तक पहुँचती है, और 4-4 महीने तक तो वो एरियाज कटे हुए रहते हैं। तो उन लोगों के पास, जैसे हम लोग दिल्ली में हैं और हम लोग को आंदोलन करना है या अपनी आवाज़ दर्ज करनी है, तो हमारे पास जंतर मंतर है ना, हम चले जाएंगे या हम कुछ आंदोलन कर सकते हैं। आदिवासी महिलाओं के पास वो नहीं है, तो वो किस तरह से अपनी लड़ाई लड़ती हैं। और स्पेसिफिकली इस बैकग्राउंड के अगेंस्ट जहाँ पर हमारे पास अधिकार लिखे गए हैं, पढ़े गए हैं, लेकिन हमें दिए नहीं गए, मिलते नहीं हैं, मिलना अधिकारों का मुश्किल है। सो लिबर्टी एंड इक्वालिटी सिर्फ ढांचा और चमड़ी है, इट्स जस्ट द स्केलेटन एंड द स्किन, द सोल इज मिसिंग। सोल जो है वो फ्रेटर्निटी और सॉलिडारिटी से आता है। महिलाओं की प्रॉब्लम, सो आदिवासी महिलाओं की और विमेन्स मूवमेंट जो है, दे हैव द कैपेसिटी एंड लिसनिंग टू द मूवमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग द स्पेस दैट दिस मूवमेंट वांट्स, ये जो है हमारी इस लड़ाई को उसकी आत्मा दे सकती हैं, जो आत्मा मिसिंग चली गई है इस पूरे डिबेट में से, फंडामेंटल राइट्स की डिबेट में से। आदिवासी महिलाएं जो खास तौर पर जिन पर मैं काम करती हूँ, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, PVTGs, जो इंडिया में 75 ही हैं, और ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल इसलिए माने गए हैं क्योंकि जिस तरीके से हमारी दूसरी जनता की आबादी बढ़ रही है, PVTGs की घट रही थी एक समय पर, तो इनको वल्नरेबल माना गया। वो इसलिए भी घट रही थी क्योंकि उन पास कोई सुख सुविधा फैसिलिटी तक नहीं जाती है, मैल न्यूट्रिशन है, हंगर है, स्टारवेशन है, लेकिन स्टेट उसको रिकग्नाइज नहीं करेगी। आपको वहाँ जाके फ़ोटो लेना अलाउड नहीं है, आपको वहाँ जाके अपने आंकड़े दिखाना अलाउड नहीं है। तो ये जो उस मूवमेंट की समस्या है, ये सबसे गहरी है क्योंकि बहुत प्रोहिबिशंस हैं। मैल न्यूट्रिशन एंड हंगर इज़ नॉट इवन रिकग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, लेकिन हम जब उस एरियाज़ में जाते हैं तो आदिवासी महिला जूझ रही है क्योंकि खाने की प्लेट उसी को बनानी है, तो वो मैल न्यूट्रिशन और हंगर से जूझती है, खुद अनीमिक है, खुद डिलीवरीज होती हैं, खुद कैल्शियम की कमी है वहाँ पर। एक तो ये समस्या है, और दूसरा ये समस्या है कि जिस तरीके से आपने अभी डोमेस्टिक वायलेंस DV एक्ट के बारे में बात की जो 2005 में आया, इसी तरीके से जो फॉरेस्ट राइट्स कानून है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, वो 2006 से आया, हमें दिया गया है, लेकिन आदिवासियों को जो सुविधा उसके अंदर मिलनी चाहिए थी वो अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। तो सबसे पहले थे उन लोगों के पट्टे, जिससे वो उस पर अपना खेती बाड़ी कर सकते हैं और अपना लाइवलीहुड चला सकते हैं, उनके पट्टे उनको क्लेम करने पड़ेंगे। और ये क्लेम का प्रोसेस उतना ही कम्बरसम है, जैसे आप बता रही हैं कि दलित महिला एक चिट्ठी में, एक लिफाफे में अपना कागज कानून लेके घूम रही है और उसकी सुनवाई नहीं है। क्लेम का प्रोसेस इतना पेचीदा है कि आपको लॉ की ट्रेनिंग चाहिए। और PVTGs, इसीलिए PVTGs बने क्योंकि वो ना सिर्फ उनकी आबादी घट रही है, लेकिन वहाँ पर लिटरेसी नहीं है। जहाँ लिटरेसी नहीं है वो कानून से लिखा पढ़ी कैसे कर सकते हैं, तो पट्टे तो बन ही नहीं पाएंगे। जहाँ सिविल सोसाइटी के इंटरवेंशन से बन रहे हैं, आज उस सिविल सोसाइटी का गला घोटा जा रहा है। तो पट्टे बनने की जो पेस है वो बहुत कम हो गई है, उसमें थ्रेट आ गया है। तो पट्टे नहीं बन रहे, उनको ज़मीन नहीं मिल रही। और जिन महिलाओं की फैमिलीज मान लीजिए थोड़ा सा पढ़ लिख कर रिजर्वेशन के सिस्टम में भी आ जाते हैं और उनको कुछ फ़ायदा होता है, वहाँ पट्टा मिलता है, लेकिन 1/10 ऑफ द वैल्यू ऑफ द क्लेम। तो अगर मैंने इतना कम कर देते हैं और उसके बाद जब कागज बन गया तो आप लड़ते रहिए, आपको इतना ही, बस इतना ही आपके पास है, आपको मिल गया, सरकार ने जो दे दिया। तो करप्शन है हम लोगों को। सो करप्शन इज डैम्पनिंग द सोल ऑफ राइट्स इन इंडिया। हमको करप्शन तो निकालना है, लेकिन सोच समझ कर। वो सोच समझ, हमको यूनिटी चाहिए, सॉलिडारिटी चाहिए और फ्रेटर्निटी चाहिए। एंड एट द सेम टाइम हमको ये समझना है कि आदिवासी क्षेत्रों में जो मौलिक अधिकार हैं वो हमारे मिले ही नहीं हैं, उनको मिले ही नहीं है, पानी नहीं है वहाँ पर। और शुरुआत में, आज़ादी की शुरुआत में वहाँ जितना पानी था, आज अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो अमृत, आई एम श्योर वो सॉलिड या गैस नहीं है, वो लिक्विड है। ये पानी का अमृत आदिवासी महिलाओं को नसीब नहीं है। उनके पास प्रदूषित पानी है, माइनिंग, बॉक्साइट और कोल माइनिंग जोन्स में वो रहती हैं PVTGs, और वहाँ का पानी लाल है और उसी पानी से उनको नहाना है। जब वो नहाती हैं तो उन लोगों को इतना परेशान होते, यही नहीं
स्किन प्रॉब्लम्स के सिवा उनको अपना यूट्रस तक निकलवा देना पड़ता है। यहाँ तक कि आप समझ सकते हैं कि आदिवासी महिलाओं के क्षेत्र में जिस तरह की हमारी बहुत मार्जिनलाइज्ड फार्मिंग कम्युनिटीज है, और महाराष्ट्र में ये प्रॉब्लम है, महाराष्ट्र में जो वो इलेक्टिव हिस्टेक्टोमीज कर रही हैं, आज आदिवासी क्षेत्रों में इलेक्टिव हिस्टेक्टोमीज हो रही हैं। यानी कि ये कहा जाता है पेट्रियार्कल डिस्कोर्स के बच्चा हो जाने के बाद तुम्हें यूट्रस की क्या जरूरत है, इसको निकलवा दो। क्यों निकलवा दो? क्योंकि पानी ना होने के कारण, लास्ट माइल तक पीएचसी प्राइमरी हेल्थ केयर ना होने के कारण उन लोगों को बीमारियां होती हैं। गंदे पानी से आपको मेंस्ट्रुएशन के दौरान अपने को साफ सुथरा नहीं रख पाती हैं, और जो बीमारियां होती हैं खुले आम उनको यूट्रस निकलवाना पड़ता है। और कुछ तो इलेक्टिव हिस्टेक्टोमीज करवा रहे हैं 30s में। इलेक्टिव हिस्टेक्टोमीज का मतलब क्या होता है? जो विकसित समाज है और हम लोग जो यहाँ रहते हैं, हम क्या कहते हैं? 50s आर द न्यू 30s। लेकिन आदिवासी क्षेत्रों में 30s में आपका यूट्रस निकल रहा है और आपको बुढ़ापे का सामना करना पड़ रहा है। दैट सिचुएशन इज अ डायरेक्ट अटैक ऑन द ह्यूमन राइट्स। कौन ये इस तरह के जो ऑर्डर्स है बना रहा है कि इस हॉस्पिटल में हिस्टेक्टोमीज हो रही हैं, और ये क्यों हो रही हैं? क्योंकि आपको उनको लेबर राइट्स नहीं देने, ये इसलिए हो रही हैं क्योंकि आपको उनको पानी नहीं देना। तो आप सोच रहे हैं कि 30 साल के शरीर में से यूट्रस निकाल देंगे, बट व्हाट अबाउट द आर्थराइटिस, हार्मोनल प्रॉब्लम्स, उनके बाल सफ़ेद होना, उनकी ओल्ड एज आ जाना, और उनको मेंटल वेलबींग की आज तक जो समस्या है उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। और ट्राइबल सोसाइटीज़ में सबसे पहला ये माना जाता था कि ये लोग खुश हैं, इनके पास कुछ नहीं है मटेरियल, लेकिन ये खुश हैं, इनका इंटैंजिबल हेरिटेजेस इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि ये खुश हैं। आज ट्राइबल महिला के जीवन से खुशी जाती रही है, और कहीं ना कहीं तो हमारी जो तानाशाही सरकार है, ये जो फासिस्ट जो हम लोगों का पूरा एक संगठन हो रहा है जिसमें गणना की जाती है, अब काउंटिंग कर रहे हैं, जातियों की कर रहे हैं, चाहे पेड़ों की कर रहे हैं, वनों की, पशु पक्षियों की कर रहे हैं, लेकिन क्या काउंटिंग के बाद आप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं? आर यू गोइंग टू इक्वली डिस्ट्रीब्यूट व्हाट यू आर काउंटिंग? Count the rights, give them to us. So I think मेरे को बहुत बार संकेत मिल चुका है, so we can continue this debate. नहीं, मैं चाहती तो नहीं थी कि ये खत्म हो ये बातचीत, क्योंकि बहुत ज़रूरी मुद्दे हैं जिनको आप सब ने उठाया, और बार बार ये बात निकलकर हमारे सामने आई कि महिलाओं के सवाल जाति के सवाल हैं, महिलाओं के सवाल लेबर लॉज के सवाल हैं, महिलाओं के सवाल इस देश का जो भी बड़ा सवाल है वो उनका सवाल है। इसलिए पूरे देश को, पूरे समाज को, हम सबको एक साथ इन सवालों को डील करना है। इन्हें केवल औरतों का सवाल कह के छोड़ नहीं देना है, जो हमारी एक बड़ी अप्रोच रही है। तो ये पॉलिटिकल मुद्दे भी हैं एज वेल, ये बात हमको बार बार ध्यान रखनी होगी। और हमको हमारे बीच जो भी प्रिविलेज्ड हैं, जो ये कहते हैं ना कि हमें क्या फर्क पड़ता है, अगर आप ये बात कह सकते हैं कि वहां अगर कुछ हो रहा है तो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो इसका मतलब आप प्रिविलेज्ड हैं। और अगर आप प्रिविलेज्ड हैं तो अपनी गिरेबान में झांकिए कि आप कितना अन्याय कर रहे हैं बाकी समुदायों के साथ। तो इस प्रिविलेज का क्या करना चाहिए, ये मुद्दा बार बार मुझे लगा कि हमारे विमर्श से निकलता रहा। बहुत शुक्रिया आप सभी पैनलिस्ट का एक शानदार बातचीत के लिए।